हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतरीन होंगे। हम कक्षा 11th रसायन विज्ञान के चैप्टर संख्या 8 में कार्बनिक रसायन चैप्टर को पढ़ रहे हैं। पीछे की जो क्लास हुई है उसके अंदर हमने कार्बनिक जो यौगिक है उनके वर्गीकरण को समझा है। इसके बाद में आज का जो मुख्य टॉपिक रहेगा वह रहेगा कि कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उनके नामकरण किस प्रकार से किए जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि जब कार्बनिक यौगिकों की नामकरण की बात आती है तो उसको मुख्यतः तीन जो कैटेगरी होती है उसके आधार पर पहचान की जा सकती है। यानी कि जो कार्बनिक यौगिक है उसकी जो पहचान है उसको करने का जो वे है वो मुख्यतः तीन प्रकार का। तीन प्रकार कौन कौन से हैं उसकी बात करें तो सबसे जो प्राचीन जो विधि है जिसके आधार पर जो कार्बनिक यौगिक है उनके नामकरण किए जाते थे वह है रूढ़ प्रकृति या फिर सामान्य प्रकृति। इस प्रकृति में यदि हम बात करें कि कार्बनिक यौगिकों को किस प्रकार नाम दिए जाते थे तो उनके स्रोत के आधार पर नाम दिए जाते थे, इनके उपयोग के आधार पर नाम दिए जाते थे। यानी कि जिस स्रोत से कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता था उसी स्रोत से उसको नाम दे दिया जाता था। बट होता यह है कि यह जो विधि है प्राचीन विधि ये प्रचलित विधि नहीं है। इसके आधार पर जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनकी संरचना को समझना कठिन हो जाता है। इसके बाद में मुख्य रूप से हम कहें कि सेकंड विधि कौन सी है तो वह व्युत्पन्न विधि होती है। एंड थर्ड हम बात करें कौन सी विधि है तो आयुपीसी विधि होती है। यानी कि जो कार्बनिक यौगिक है उनका आयुपेक नाम किया जाता है जिसमें हम यौगिक की संरचना को आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो रूढ़ प्रणाली है यानी कि सामान्य प्रणाली है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में आगे की जो प्रणाली है उसको पढ़ेंगे। तो मैं कहता हूं कि कार्बनिक यौगिक है उनके नामकरण तीन प्रकार से किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण तो हमने बात की कि जो कार्बनिक यौगिक है इनके नामकरण तीन विधि के द्वारा हम कर सकते हैं। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण यौगिकों का नामकरण तीन विधि के द्वारा करते हैं। तीन विधियां द्वारा किया जाता है। तीन विधियों के द्वारा किया जाता है। तो मैंने बताया कि जो प्रारंभिक विधि थी वह थी रूढ़ पद्धति। यानी कि इसके अंदर सबसे पहली बात करें तो रूढ़ पद्धति, इस पद्धति के द्वारा कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता था या फिर इसी पद्धति को सामान्य नामकरण भी कहा जाता है। यानी कि कोई कार्बनिक यौगिक है उसका सामान्य नाम क्या है। इसके बाद में सेकंड जो विधि है उसमें मैंने कहा व्युत्पन्न विधि
यानी कि जिससे हमारा कार्बनिक यौगिक है वो व्युत्पन्न हुआ है, तो हमने कहते हैं इस विधि का नाम क्या हो जाता है, व्युत्पन्न विधि। इसमें एक जो ग्रुप होता है वह रहता है, उसके बाद में उसकी संयोजकता के ऊपर जुड़ते जाते हैं ग्रुप, उसी के नाम पर उसको नाम दिया जाता है। और जो प्रचलित विधि है अभी सबसे मुख्य विधि हम कहते हैं वह विधि है आयुर्वेद विधि, आयुपीएसी विधि, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी यौगिक है उसकी संरचना को समझने में आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले हम किस विधि की बात करते हैं, तो मैंने कहा जो रूढ़ पद्धति है इसकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, जो रूढ़ पद्धति है इसकी बात करेंगे। रूढ़ पद्धति या फिर जो सामान्य पद्धति है, ये सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाता है कि यह पद्धति होती है, ये सबसे प्राचीन पद्धति है। तो मुख्य पॉइंट इसमें हम लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं, यह पद्धति सबसे प्राचीन पद्धति है। पद्धति सबसे प्राचीन पद्धति है। ये जो पद्धति होती है ये सबसे प्राचीन पद्धति होती है। इसके बाद में कहें इस पद्धति में नामकरण किसके आधार पर दिए जाते हैं, हमने कहा इस पद्धति में यौगिकों को नाम उनके स्रोत के आधार पर, जिनसे उनसे प्राप्त होते हैं उनके स्रोत एवं उपयोग के आधार पर नाम दे देते हैं, नाम दिया जाता है। तो फिर यही विधि होनी चाहिए थी, इन दो विधियों की आवश्यकता क्यों पड़ी ही, तो हमने कहा कि इस विधि के द्वारा कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उनकी संरचना होती है, उसको अच्छे से हम डिटेल से नहीं समझ सकते हैं। अब प्राचीन नाम क्या क्या हो सकते हैं, जो मुख्य मुख्य यौगिक है उनकी बात करेंगे कि सबसे पहले हम उनको किस नाम से जानते थे, उसका सामान्य नाम क्या था। आइए वन बाय वन करके समझते हैं कुछ यौगिक जिनके सामान्य नाम, उसके बाद में हम बात करेंगे व्युत्पन्न विधि एंड आईयूपीएसी विधि की। यदि मेथेन की बात करें, किसकी बात करें, मैंने कहा हम उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमने कहा मेथेन। मेथेन है, इसको मार्स गैस कहा जाता है। इसका जो सामान्य नाम है वह मार्स गैस है। क्या कहा जाता है, मार्स गैस कहा जाता है। इसका कारण पूछें क्यों कहा जाता है, तो इसका कारण ये रहता है कि मेथेन को दलदल क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। मेथेन को दलदल क्षेत्रों से प्राप्त किया गया। अब देखो, जो दलदल है उसे हम मार्स कहते हैं। ये जो दलदल होता है इसका मीनिंग हम कहते हैं ये मार्स होता है। इसीलिए इस क्षेत्र से जो गैस निकल रही थी उन गैसों को मार्स गैस कहा गया था। इस क्षेत्र से जो गैस निकल रही थी उन गैसों को मार्स गैस कहा गया था। और आगे जाकर पता चला कि ये मार्स गैस होती है। उसका नाम यदि आईपीएसी में बात करें तो
क्या होता है, मेथेन होता है, यानी एक कार्बन की ये गैस थी। इस गैस को यदि हम बात करें तो ये इसका क्या हो गया, सामान्य नाम हो गया। कोई पूछे कि जो मेथेन है इसका सामान्य नाम क्या है, तो हमारा जवाब रहना चाहिए कि उसका सामान्य नाम होता है, वो क्या होता है, मार्स गैस होता है। इसी प्रकार हम बात करें फार्मिक अम्ल की, सेकेंड हम बात करें फॉर्मिक अम्ल की, तो ये पता होना चाहिए ये किससे मिलता है। तो हम कहते हैं कि जो लाल चिंटी होती है उसके डंक में पाया जाता है। हम कहते हैं कि जो लाल चिंटी होती है, लाल जो चिंटी है के आसवन द्वारा प्राप्त होता है। अब इसको हम कहें फॉर्मिक अम्ल क्यों कहते थे इस अम्ल को, तो हम कहते हैं कि जो लैटिन भाषा होती है, हम कहते हैं कि लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द फॉर्मिका, जिसका अर्थ लाल चिंटी होता है, लाल चिंटी होता है। तो मैं कहूं कि जो फॉर्मिका होता है लैटिन भाषा का शब्द होता है जिसका मतलब क्या है, लाल चिंटी है, इसलिए ये लाल चिंटी के से प्राप्त हो रहा था, इसीलिए इसी शब्द के आधार पर इसको नाम क्या दे दिया, फॉर्मिक अम्ल दे दिया। अब पता चला फॉर्मिक अम्ल इसको नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जो फॉर्मिका होता है वह एक लैटिन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है लाल चिंटी, और ये जो अम्ल होता है ये लाल चिंटी के डंक में पाया जाता है, जिसको हम आसवन द्वारा जो विधि होती है उनसे पृथक करते हैं। इसी प्रकार मैं ये कहता हूं कि थर्ड बात करें टार्टरिक अम्ल की, टार्टरिक जो अम्ल है ये किससे प्राप्त होता है, तो हमारा जवाब होता है इमली से प्राप्त होता है। ये किससे प्राप्त होता है, इमली से प्राप्त होता है। यानी कि टार्टरिक जो अम्ल होता है इसका पूछें स्रोत क्या है, तो हमारा जवाब रहता है जो टार्टरिक अम्ल है ये इमली से प्राप्त होता है। इस प्रकार इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं एसिटिक अम्ल की। किसकी बात करें, मैं कहता हूं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। जो एसिटिक अम्ल होता है वह सिरके से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, सिरके से प्राप्त होता है। सिरके से प्राप्त होता है। अब यहां पर जो एसिटिक है, एसिटिक शब्द होता है एसिटम से बना होता है। किससे बना होता है, एसिटम से बना है जिसका अर्थ सिरका होता है। जिसका अर्थ की बात करें तो क्या होता है, सिरका होता है। इसी कारण इसका नाम क्या रखा गया, एसिटिक अम्ल रखा गया। कारण समझ में आया कि एसिटिक नाम क्यों रखा गया, क्योंकि ये सिरके से प्राप्त होता था। ये किससे प्राप्त होता था, सिरके से प्राप्त होता था। और जो सिरका होता है वह एसिटम अर्थ होता है। यानी कि एसिटम का अर्थ की बात करें तो क्या होता है,
सिरकाई होता है। इसी कारण इस जो अम्ल है, इस अम्ल को हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। यदि हम इस एसिटिक अम्ल के सूत्र की बात करें, फॉर्मूले की बात करें, तो हम कह दें कि यहां पर लिख देता हूं मैं CH3COOH होता है। CH3COOH, ये बात हो गई एसिटिक अम्ल की। इसके बाद में नेक्स्ट अम्ल की बात करते हैं, लैक्टिक अम्ल की। तो हमें पता है लैक्टिक अम्ल है वह है दूध से प्राप्त होता है। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं लैक्टिक अम्ल की। किसकी बात कर रहे हैं? लैक्टिक अम्ल की बात कर रहे हैं। मैंने कहा लैक्टिक अम्ल लैक्टिक अम्ल है, यह किससे प्राप्त होता है? दूध से प्राप्त होता है। दूध से प्राप्त होता है। इसका जो स्रोत है वह क्या है? दूध से प्राप्त होता है। अब इसका नाम है, ये प्राप्त तो हमको दूध से हो रहा है, इसलिए इसका नाम है वह लैक्टिक क्यों रखा गया? क्योंकि जो दूध होता है, दूध है वह लैक्टम से बना होता है। यानी कि जो लैक्टिक है, लैक्टिक शब्द लैक्टम से बना है। लैक्टम से लिया गया है जिसका अर्थ दूध होता है। जिसका अर्थ दूध होता है। ये कारण पता होना चाहिए कि दूध से प्राप्त होता है, इस कारण इसको लैक्टिक एसिड कहते हैं। कारण बता दिया, क्योंकि जो लैक्टम शब्द होता है उसका अर्थ दूध होता है। क्या होता है? दूध होता है। यदि इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? CH3CHCOOH और OH, ये लैक्टिक एसिड होता है, इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें, एसिटिक अम्ल हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया, सिट्रिक अम्ल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सिट्रिक अम्ल की बात करते हैं। हमें पता है जो सिट्रिक अम्ल है इसका स्रोत क्या होता है? तो इसका स्रोत होता है नींबू होता है। इसका जो स्रोत है वह क्या होता है? नींबू होता है। यानी कि सिट्रिक अम्ल को नींबू से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त करते हैं? नींबू से प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार मैं कहूं यूरिक एसिड, कौन सा? यूरिक या फिर यूरिया। यूरिया किससे प्राप्त होता है? तो हमारा जवाब होता है जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी के मूत्र से प्राप्त होते हैं। क्यों होते हैं? क्यों? मूत्र का मतलब होता है यूरिन होता है। मूत्र होता है वह क्या होता है? यूरिन होता है। और यूरिन से ही क्या शब्द बना है? यूरिया लिया गया है। यूरिन से ही क्या लेते हैं? यूरिया लिया गया है। इस प्रकार हम मुख्यतः जो अम्ल है उनके स्रोत के बारे में जाना कि किससे प्राप्त होता है। यदि मैं बात करूं मेथेनॉल की, किसकी बात करूं? मेथेनॉल एंड एथेनॉल। मेथेनॉल और एथेनॉल दोनों के अंदर हम क्या देख रहे हैं? एल्कोहल है। दोनों के अंदर क्या नजर आता है? एल्कोहल नजर आता है। एक को हम कहते हैं कास्ट स्प्रिट कहते हैं,
यानी कि जो मेथेनॉल होता है वह मेरा कास्ट स्प्रिट कहलाता है, क्योंकि इसको लकड़ी के आश्वासन पर प्राप्त होता है। यह किससे होता है? लकड़ी के आश्वासन से प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम बात करें एथेनॉल की बात करें, किसकी बात कर ले? एथेनॉल की बात करें तो इसको दहन एल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दहन एल्कोहल कहते हैं। दहन एल्कोहल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये है मक्का से इनसे प्राप्त होता है। यानी हम बात कर लें धान के रूप में मक्का ले रहे हैं, इनसे प्राप्त होता है। ये तो हो गया इनके कारण की बात, कारण सहित बता दिया। अब हमको क्या करना है? कारण ये पूछे नहीं जाते, हमको डायरेक्ट ये पूछे जाता है कि जो मेथेनॉल होता है इसको कौन सा एल्कोहल कहते हैं? कास्ट स्प्लिट एल्कोहल कहते हैं। और इसका स्रोत क्या होता है? तो लकड़ी होती है, लकड़ी से इनको प्राप्त किया जाता है। और जो एथेनॉल होता है इसका ये पूछा जाए स्रोत क्या है, तो हम कहते हैं कि धान होता है वो स्रोत होता है। इसी प्रकार यूरिया है वो किनसे प्राप्त होती है? तो हम कहते हैं कि जो स्तनधारी है उनके मूत्र से प्राप्त होती है। तो अब जो भी हमने पढ़े हैं, जिनके सामान्य नाम पढ़े हैं, उनका स्रोत क्या है उसको एक टेबल के थ्रू बना लेते हैं, जिससे पढ़ने में भी क्या होती है? आसानी होती है। आइए टेबल बनाते हैं इसकी। टेबल बनाते हैं कार्बनिक यौगिक और इनके स्रोत के आधार पर। यहां पर यौगिक का नाम लिख देते हैं। यौगिक का सामान्य नाम। यौगिक का सामान्य नाम और इसके आगे उसका क्या लिख देते हैं? स्रोत लिख देते हैं, जिस स्रोत से प्राप्त किया गया है। तो सबसे पहले हमने किसकी बात की थी? तो हमने देखा था मेथेन, जिसका सामान्य नाम क्या होता है? मार्स गैस। क्या होता है? जिसको हम मार्स गैस कहते हैं। और इसका स्रोत क्या बताया था? दलदल क्षेत्र बताया था। यानी कि इसका जो क्षेत्र है वह है दलदल। दलदल क्षेत्र है वो इसका क्या हो गया? स्रोत हो गया। इसके बाद में हमने बात की फॉर्मिक एसिड, हार्मिक अम्ल की। सेकेंड, तो जो फार्मिक अम्ल होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो हमने कहा लाल चींटी के डंक से प्राप्त होता है। यानी कि जो लाल चींटी होती है वो इसका स्रोत होती है। इसके बाद में हमने कहा फॉर्मिक अम्ल हो गया, सीट्रिक अम्ल ले लेते हैं। सीट्रिक अम्ल, सीट्रिक अम्ल होता है ये नींबू से प्राप्त होता है। किससे होता है? नींबू से प्राप्त होता है। हमने लिख दिया यहां पर नींबू। जो स्रोत है वो इसी के सामने लिख देते हैं, नींबू से प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमने लिखा टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल। ये किससे होता है? टमाटर से होता है, इमली से। तो हमने कहा इमली से होता है। इसके बाद में एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल है,
ये सिरके से प्राप्त होता है। किससे होता है? सिरके से प्राप्त होता है। इसके बाद में मेलिक अम्ल लिखा। मेलिक अम्ल है वह सेव से प्राप्त होते हैं। किससे होते हैं? सेव से प्राप्त होते हैं। उसके बाद में हमने लिखा लैक्टिक अम्ल। क्या लिखा? लैक्टिक अम्ल है, ये दूध से प्राप्त होते हैं। दूध से प्राप्त होते हैं। इसके बाद में हमने कहा मेथेनॉल। मेथेनॉल जिसको कास्ट स्प्रिट भी कहते हैं। कास्ट स्प्रिट, इसका स्रोत क्या होता है? तो हमने कहा लकड़ी से प्राप्त किए जाते हैं। हमने कहा एथेनॉल। क्या कहा? एथेनॉल जिसको हम दहन एल्कोहल कहते हैं। दहन एल्कोहल कहते हैं। ये किनसे प्राप्त होते हैं? हमने कहा धान से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार मुख्य मुख्य जो यौगिक है उनको हमने जाना, पहचाना कि सामान्य नाम क्या होते हैं और उनके स्रोत क्या होते हैं। इसका कारण सहित जान लिया। और अब यहाँ पर हमने टेबल बना ली जिससे बार बार हमको कारण नहीं देखना हो और एक ही नज़र के अंदर सारे के सारे जो कार्बनिक यौगिक हैं, मुख्य यौगिक हैं, वो ध्यान में आ जाए और यादें खो जाए। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनकी सामान्य में नामकरण करते हैं तो पूर्व लगन लगाया जाता है। यानी कि बात करते हैं पूर्व लगन की। पूर्व लगन, पूर्व लगन क्या होता है? अब देखिए, हमने सहजातीय श्रेणी पढ़कर आए हैं। क्या पढ़कर आए हैं? पिछले जो क्लास हुई थी उसमें सहजातीय श्रेणी के बारे में पढ़ा था। तो सहजातीय श्रेणी में पढ़ा तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखूं। देखिए, CH3, CH2, CH3, CH3। अब मैंने सेकेंड लिखा एग्जाम्पल्स CH3, CH, CH3, CH2, CH3। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि कार्बन इसके अंदर टोटल की बात करें तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 4 है। एंड हाइड्रोजन जो होते हैं इसकी संख्या कितनी है? तो हम कहते हैं 3, 3, 6, 3, 9। कितनी हो गई? 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8, 3, 11। ऐसे कैसे हुई? यहाँ पर एक हाइड्रोजन हमने एक्स्ट्रा लगा रखा है, इसीलिए 11 जा रही थी। कारण पता चलना चाहिए तुरंत कि हमने कहाँ गड़बड़ की है। तो यहाँ टोटल करते ही आ गया समझ में कि यहाँ पर हमने कितना लिख दिया था? 3 लिख दिया था। 3 लिखते ही इसकी संयोजकता 5 हो रही थी। वो संभव ही नहीं है क्योंकि अधिकतम कार्बन की समझाया था सेकेंड लेक्चर के अंदर कि 4 ही संयोजकता दर्शा सकता है। तो यहाँ पर कितने हो गए? 3, 3, 6, 6 + 4 10 हो गए। यानी हाइड्रोजन कितने हो गए? 10 हो गए। इसके बाद में हमने यहाँ पर काउंटिंग की तो देखा कि कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 5 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 3, 6, 3, 9, 10 और 12 है। देखें कि दोनों के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है वह अलग अलग आ रही है। बट अब यहाँ ये फॉर्मूला हम लिखें CH3, CH, CH3 देन CH3। यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो क्या देखते हैं? कार्बन कितने आते हैं? 1, 2, 3, 4। यहाँ पर कार्बन 4 आए एंड हाइड्रोजन कितनी हो गई? 3, 3 जा 9, 8, 10।
तो हम देखते हैं जो एग्जाम्पल फर्स्ट एंड जो सेकेंड है उन दोनों के अंदर हाइड्रोजन एंड कार्बन सेम है। हाइड्रोजन एंड कार्बन क्या है, सेम है, तो ये एक दूसरे के समावी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समावी कहलाते हैं। तो मान लो समावी को छोड़ो, मैंने यहां पर कहा इस रूप के अंदर क्या है, कार्बनिक यौगिक है। अब इनका क्या करना होता है, सामान्य नामकरण करना होता है। क्या करना होता है, सामान्य नामकरण करना होता है। तो उनसे पहले हमको कुछ शब्द लगाने होते हैं। जो शब्द कार्बनिक यौगिकों के नाम लिखने से पहले लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पूर्व लगन कहते हैं। उन शब्दों के नाम से पहले जो शब्द लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, पूर्व लगन कहलाते हैं। यानी कि कार्बनिक यौगिक है वो हमारा उसका जनक शब्द हो गया, और जनक शब्द होने के बाद में उसके आगे कोई शब्द जुड़ता है, पूर्व लगन कहलाते हैं। जैसे हम बात करें पूर्व लगन की, तो हमने लिखा डॉक्टर कमल शर्मा, हमने लिखा डॉक्टर कमल शर्मा। देखिए समझिए, मैंने यहां लिखा डॉक्टर कमल शर्मा। तो यहां पर ये तो कार्बनिक यौगिक हो गया, ये तो क्या हो गया, कार्बनिक यौगिक हो गया। और इस नाम से पूर्व क्या लगा हुआ है, डॉक्टर लगा है, तो ये क्या कहलाता है, पूर्व लगन कहलाता है। और कार्बनिक यौगिक के लास्ट में क्या लगा है, शर्मा लगा है, तो ये इसका क्या कहलाता है, अनुलगन कहलाता है। इसी प्रकार ये क्या हो गया, इसका जनक शब्द हो गया, यानी कि खुद का शब्द हो गया। क्या हो गया, खुद का शब्द हो गया। ये शब्द से पहले लगता है और ये शब्द के बाद में लगता है। आ गई होगी बात समझे। मैंने क्या कहा कि कार्बनिक यौगिकों का जब सामान्य बात करते हैं तो स्रोत के आधार पर तो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि प्रकृति के अंदर बहुत सारे कार्बनिक यौगिक हैं। एक कार्बनिक यानी कि ये कोई 10 यौगिक ही नहीं है, बहुत सारे यौगिक हैं। तो उनका हम सामान्य नामकरण करते हैं तो क्या करते हैं, पूर्व लगन लगाते हैं। उनके नाम से पूर्व क्या लगते हैं, पूर्व लगन शब्द लगाते हैं। पूर्व लगन क्या होता है, तो मैंने कहा जो जनक शब्द होते हैं उनके नाम से पूर्व में जो शब्द काम में लिया जाता है वह पूर्व लगन कहलाता है। हिंदी के बात करें तो हम कहते हैं उपसर्ग लगता है। क्या लगता है, शब्द के आगे उपसर्ग लगता है। उसी प्रकार कार्बनिक रसायन है उसमें हम बोल देते हैं कि पूर्व लगन लगा हुआ है। समझाने के लिए मैंने यहां पर एग्जाम्पल्स दिया डॉक्टर कमल शर्मा। किसका दिया है, डॉक्टर कमल शर्मा का यहां पर एग्जाम्पल्स दिया है पूर्व लगन को समझाने के लिए कि यहां पर जो डॉक्टर शब्द है ये क्या कहलाता है, पूर्व लगन कहलाता है। मैंने कहा कि पूर्व लगन शब्द को आप इस रूप में समझ सकते हो, ये तो क्या हो गया, व्यक्ति है उसका नाम हो गया, और इससे पहले उसकी पहचान हो गई कि ये जो कमल है ये कौन है। तो हमने कहा जो कमल है वह डॉक्टर है, क्योंकि यहाँ पर कमल बहुत सारे हैं तो सबकी पहचान अलग अलग होनी चाहिए। तो उसकी डिग्री के हिसाब से उसके आगे नाम लग गया डॉक्टर, तो वह क्या हो गया, पूर्व लगन उसका हो गया। इस प्रकार आप पूर्व लगन को समझेंगे। तो मैं कहता हूं पूर्व लगन है ये 3 प्रकार के यूज में लेने हैं। जो मेरे पूर्व लगन होते हैं ये मैं कहूंगा 3 प्रकार का काम में लेते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे, एन, आइसो, नियो। 3 जो पूर्व लगन होंगे वह कौन होंगे, एन, आइसो और नियो हो जाएंगे। इसकी चर्चा हम करते हैं, एन, आइसो, नियो क्या क्या होते हैं। मैंने कहा पूर्व लगन है वो हम 3 प्रकार से यूज में लेंगे। पूर्व लगन ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं।
तीन प्रकार कौन कौन से हो गए? तो मैंने कहा सबसे पहले एन पूर्व लगन, नॉर्मल पूर्व लगन जिसका सिंबल एन होता है। सेकंड कहा आइसो पूर्व लगन जिसका सिंबल आईएसओ होता है। थर्ड कहा नियो जिसका सिंबल NeO होता। यानी कि कार्बनिक यौगिक है, जब हम उनका नाम करेंगे तो तीन प्रकार के पूर्व लगन यूज में लेते हैं, एन, आइसो और नियो। हमने समझा था कि जब कार्बनिक यौगिक होते हैं तो कार्बन है उसकी डिग्री अलग अलग हो सकती है। जो कार्बन है उसकी डिग्री क्या हो सकती है? अलग अलग प्रकार की डिग्री हो सकती है। वो भी क्या आते हैं पूर्व लगन में लिखेंगे जब सामान्य बातें करेंगे। अब मैं यदि बात करना चाहूं कि जो मेरे जनक कार्बन है, जनक कार्बन की संख्या के आधार पर नाम, कार्बन की संख्या के आधार पर नाम। अब मैं कहता हूं कि मेरा जनक शब्द है वह मेथ हो सकता है। क्या हो सकता है? मेथ हो सकता है यदि कार्बन की संख्या क्या हो? एक हो। मैंने कहा एथ हो सकता है यदि कार्बन 2 हो। मैंने कहा प्रोप हो सकता है यदि कार्बन 3 हो। क्या हो सकता है? ब्यूट हो सकता है यदि कार्बन 4 हो। पेंट हो सकता है कार्बन 5 हो। हेक्स हो सकता है कार्बन की संख्या 6 हो। हेप्ट हो सकता है कार्बन की संख्या 7 हो। ऑक्ट हो सकता है कार्बन की संख्या 8 हो। कितनी हो? 8 हो। नॉन हो सकता है कार्बन की संख्या 9 हो। डेक हो सकता है कार्बन की संख्या 10 हो। अनडेक हो सकता है कार्बन की संख्या 11 हो। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो कार्बन है उनकी संख्या देखते हैं और संख्या के आधार पर जनक शब्द लिखते हैं और जनक शब्द के बाद में क्या लगाते हैं? क्रियात्मक समूह लगाते हैं। यदि एल्केन की श्रेणी का होगा तो एन लग जाएगा। बट यहाँ से बात ये रहती है कि आपको सबसे पहले ये याद होना आवश्यक है। यदि ये याद होगा तभी हम एन आइसो नियो को समझ पाएंगे। क्योंकि एन आइसो नियो कब लगेंगे? हम कहेंगे कि जब कार्बनिक जो संरचना बनेगी वो अधिक कार्बन होंगे तभी बनेगी। एक कार्बन से कोई अलग प्रकार की संरचना नहीं बनती है। तो मैंने कहा आपको ये जो कार्बन की संख्या लिखी है, ये जो कार्बन की संख्या मैंने लिखी है, इस आधार पर आपको इनके नाम है वो तैयार रहने चाहिए। अब बात करते हैं एन कब काम में लेंगे, आइसो कब लेंगे एंड नियो कब लेंगे, ये याद हो जाएंगे तब। एन की बात करें तो लिखा हमने नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल है। तो मैं यहां ये कहूं कि यदि मेरी श्रृंखला कैसी हो? सतत हो। यहां पर लिखिए एन का प्रयोग कब करते हैं? एन का उपयोग जो एन है उसका उपयोग कब करेंगे? यदि कार्बनिक श्रृंखला, यदि कार्बनिक श्रृंखला, यदि कार्बनिक श्रृंखला सतत हो। यदि जो कार्बनिक श्रृंखला है वह सतत होती है
हो तो N पूर्व लगन का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं? N जो पूर्व लगन है उसका उपयोग करते हैं यदि हमारे पास में कैसी श्रृंखला हो? सतत श्रृंखला हो। मैंने यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे। सतत का मतलब ये होता है, जैसे आप देखो, इधर देखो, ये क्या है? पेन है, इसमें जो भी है वह एक श्रृंखला के रूप में है। क्या आपको इसके ऊपर या नीचे कुछ दिखाई दे रहा है क्या? तो हमारा जवाब आता है नहीं। और मैं यदि इसी श्रृंखला की बात करना चाहूं, देखो, अब देखो इस श्रृंखला कैसी नजर आती है, तो आपका जवाब क्या रहेगा? आप कहोगे कि इस श्रृंखला के अंदर आपको ऊपर और नीचे दिखाई दे रहा है, ऊपर ब्लू कलर, नीचे व्हाइट कलर, और ये आपको श्रृंखला दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, बट यदि इसकी ही बात की जाए तो आपको एक सीधी श्रृंखला नजर आती है। यानी कि मैं सीधी श्रृंखला की बात करूं तो ये मेरी जो लाइन है, अब देखो आप, एक सीधी लाइन है या नहीं? तो हमारा जवाब आता है ये एक सीधी श्रृंखला है। जबकि मैंने इसी श्रृंखला में इस प्रकार से बनाया, क्या ये वाली जो श्रृंखला है ये सीधी है क्या? नहीं, इसके ऊपर और नीचे नजर आता है। मैंने यहाँ पर ये श्रृंखला बनाई, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस प्रकार से कट लगे हुए हैं। तो हमारा जवाब आता है ये वाली जो श्रृंखला है ये एक सतत श्रृंखला है, जबकि ये सतत श्रृंखला नहीं है। तो अब जो कार्बनिक यौगिक होंगे यदि इस रूप में यदि व्यवस्थित होंगे, यानी कि इस रेखा के अंदर व्यवस्थित होंगे और हम उसका सामान्य नाम लिखेंगे, तब तो हम क्या लगा देंगे? N लगा देंगे। क्या लगा देंगे? N लगा देंगे। और N है आइसो नियो कब लगाया जाता है? जब हमारा जो यौगिक है उसकी एक से अधिक प्रकार की संरचना बनना संभव हो। यदि हमारा जो यौगिक है उसकी एक से अधिक प्रकार की संरचना बनना संभव होती है, तब जाकर हम क्या लगाते हैं? N आइसो नियो लगाते हैं। अभी अभी मैंने बताया कि कमल नाम के 4 व्यक्ति हैं, तो चारों की पहचान करने के लिए हमने उसके नाम के आगे, एक के आगे डॉक्टर लगाया। क्या लगाया? डॉक्टर लगा दिया, जिससे पहचान हो गई कि ये कौन है? डॉक्टर है। दूसरे के आगे हमने लगा दिया ठेकेदार लगा दिया, तीसरे के आगे हमने पंडित लगा दिया। तो इस प्रकार से चारों की पहचान हो गई, जो बच गया वो अलग हो गया। तो क्यों पहचान की? क्योंकि 4 नाम के एक ही समान व्यक्ति थे। अब यहां पर भी मैं यही बात कर रहा हूं कि कार्बनिक यौगिक है, यदि वह एक ही प्रकार का है, यानी कि उसकी और संरचना बनी ही नहीं सकती। आप कैसे भी घुमाओ, ट्राई करो, जोड़ो, बट उसकी एक ही प्रकार की संरचना बन सकती है। उस कंडीशन के अंदर हम N आइसो नियो जो पूर्व लगन है वो नहीं लगाते, डायरेक्ट उसका नाम लिखते हैं। जैसे मैं यहां पर बात करूं, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा CH4, मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिखा CH4। क्या आप इसकी अलग प्रकार से कोई संरचना बना सकते हो क्या? तो हमारा जवाब आता है नहीं। अब इस कार्बन को और कैसे लिखें? कैसे भी लिख दो, इसकी संरचना यही बनेगी। तो इसका हम सामान्य नाम जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? मेथेन लिखते हैं, एन मेथेन नहीं लिखते। क्या नहीं लिखते हैं? एन जो मेथेन होता है वो नहीं लिखा जाता, इसके नाम का क्या लिखते हैं? मेथेन ही लिखते हैं। आ गई बात समझ में? क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसकी एक ही प्रकार की संरचना है। अब मैंने यहां पर लिखा CH3 CH3, इस प्रकार से संरचना बनाई। तो हम ये चाहते हैं क्या इसका दूसरी संरचना बनाए? तो हमने चलो ट्राई किया, तो हमने इस प्रकार से बना दी CH3 CH3। अब ये दोनों प्रकार की संरचना है
वो क्या नजर आ रही है, एक सतत श्रृंखला के रूप में है। ये लेफ्ट टू राइट जा रही है, ये अप टू डाउन है। ये कैसी है, अप टू डाउन है, ये लेफ्ट टू राइट जा रही है। बात इतनी सी है, बट दोनों की जो श्रृंखला है वह क्या है, सतत है, असतत नहीं है। असतत का मतलब मैंने बताया कि इस प्रकार की यदि श्रृंखला मिलती है तो वह क्या होती है, असतत श्रृंखला होती है। बट हमको तो एक सीधी श्रृंखला नजर आ रही है, इसका मतलब इनके नाम से पहले एन, आइसो और नियो नहीं लगाएंगे, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा। तो हमने कहा इसका नाम 2 कार्बन है, एल्केन है, तो एथेन हो गया। क्या हो गया, एथेन हो गया। इसी प्रकार मैं थर्ड एग्जांपल्स की बात करूं, यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, CH3, CH2, CH3। तो देखो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, हमने लिखा यदि सीधी श्रृंखला है, प्रोपेन लिख दिया। क्या लिख दिया, प्रोपेन लिख दिया। अब क्या हम इसके आगे एन प्रोपेन लगाएंगे, तो हम कहते हैं इसके आगे एन प्रोपेन नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये एक श्रृंखला के रूप में ही प्राप्त होता है। क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये एक श्रृंखला के रूप में ही प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एन प्रोपेन नहीं लिखते। अब देखो यहाँ पर बात आती है 4 पर बात करूं मैं, 4 कार्बन लेता हूं, CH3, CH2, CH2, CH3। क्या हम इसका दूसरा रूप भी बना सकते हैं क्या, तो हमारा जवाब आता है हो सकता है हम इसका दूसरा रूप लिखें। तो यहां पर हम इसका दूसरा रूप लिख देते हैं 4 नंबर के लिए, CH3, CH, CH3, CH3। अब देखो दोनों के अंदर कार्बन सेम है, 4 है। इस 4 और इस 4 में क्या है, कार्बन सेम है, हाइड्रोजन भी क्या है, सेम है। दोनों के अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर बात करूं मैं, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं। बट यहां और यहां संरचना की बात करें तो दोनों की जो संरचना है वह कैसी है, भिन्न भिन्न संरचना नजर आ रही है इसके अंदर और इसके अंदर। इसमें यदि मैं संरचना की बात करूं तो मेरी ये वाली जो संरचना है ये नजर आ रही है, देखो एक सीधी श्रृंखला के रूप में नजर आ रही है। बट मैं इसकी बात करूं तो मेरे को ये सेकेंड वाली जो स्ट्रक्चर्स है, मान लो ये नजर आ रही है कि यहां से चला फिर नीचे की ओर गया, और इसमें क्या हुआ, यहां से चला फिर ऊपर की ओर गया, फिर वापस आया, फिर यहां गया। तो ये कैसी श्रृंखला हो गई, असतत श्रृंखला हो गई। और मैंने क्या कहा कि मेरे को यदि एन का उपयोग करना है तो मैं कहां से करूंगा कि मेरी श्रृंखला कैसी हो, सतत हो। और कब करेंगे, जब उसकी संभावना हो 1 से अधिक बनने की। तो यहां पर संभावना एक ये रही और दूसरी ये रही, तो 2 प्रकार की संभावना बन रही है। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं, एन ब्यूटेन शब्द लिखते हैं, एन ब्यूटेन। यदि 5 कार्बन हो, कितने कार्बन हो, 5 कार्बन हो, जैसे यहां पर एग्जांपल लिखा CH3, CH2, 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 CH3। तो हम क्या देखते हैं, इसमें सभी कार्बन एक साथ हैं, तो एन पेंटेन, 5 कार्बन है, एल्केन है, पेंटेन हो गया। एन क्यों लगाया, क्योंकि इसकी जो संभावना है वो इस प्रकार से बन सकती थी, CH3, C, CH3, H, CH2, CH3। तो देखो यहां पर 2 रूप बन सकते थे, एक रूप और भी बन सकता है इसका, लेकिन हमने देखा कि जो एन पेंटेन लगेगा वो किसके लिए लगेगा, इसके लिए लगेगा, क्योंकि ये दोनों कैसे नहीं है, सतत श्रृंखला में नहीं है। तो सतत श्रृंखला में नहीं होंगे तो वहां पर हम दूसरे पूर्व लगन काम में लेंगे, या तो आइसो होगा या फिर क्या होगा, नियो होगा। या तो क्या होगा, आइसो होगा या फिर क्या होगा, नियो होगा। तो आइसो और नियो है वो कब लेते हैं, इसकी बात करते हैं। पहले आइसो की बात करते हैं।
यदि मैं ये कहूं, यही समझाना चाहूं कि मान लो ये मेरी एक कार्बनिक श्रृंखला है, ये मेरी क्या है, कार्बनिक इस प्रकार से श्रृंखला है, और यदि इसके एक छोर है, यानी कि स्टार्टिंग का पॉइंट है ये वाला, एक सिरे से बात करें और जो 2 नंबर का कार्बन है उसके ऊपर आपको एक मेथिल समूह मिलता है, तब क्या करते हो आप, आइसो लगाते हो। क्या करते हो, आइसो लगाते हो। जैसे मैं यहाँ पर बात करूं इस कार्बन की, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया चलना, और ये मेरा कौन सा कार्बन है, द्वितीय कार्बन है, और द्वितीय कार्बन पर एक मेथिल समूह प्राप्त हो रहा है। ये मेरी एक सीधी श्रृंखला है, सतत श्रृंखला है। इसके अंदर द्वितीय कार्बन पर क्या मिल गया मेरे को, एक मेथिल समूह मिल गया। तो इसके नाम से पूर्व में क्या लगाऊंगा, आइसो लगाऊंगा। तो लिखिए परिभाषा, उसके बाद में इसके एग्जाम्पल सहित इसको करते हैं। आइसो पूर्व लगन, किसका यूज करना है, आइसो पूर्व लगन का यूज करना है। तो इसकी परिभाषा, सतत कार्बन श्रृंखला के, सतत कार्बन श्रृंखला के एक सिरे पर, या फिर हम ये कह दें श्रृंखला के द्वितीय कार्बन पर, द्वितीय कार्बन परमाणु पर स्थित, कार्बन परमाणु पर यदि एक मेथिल समूह है, मेथिल समूह है उपस्थित हो, तो यदि एक मेथिल समूह उपस्थित हो तो आइसो पूर्व लगन, आइसो पूर्व लगन का उपयोग करते हैं। आइसो पूर्व लगन का उपयोग करते हैं यदि एक सतत कार्बन श्रृंखला हो। जैसे मैंने यह कहा, एग्जाम्पल से समझाऊं, मैंने कहा इस प्रकार से मेरी कार्बन श्रृंखला है, इसका ये जो द्वितीय कार्बन है इसके ऊपर यदि आपको मेथिल समूह देखने को मिलता है, तब आपको क्या लगाना है, आइसो शब्द लगाना है। यानी ये ग्रुप आपको नजर आए श्रृंखला के अंदर, सतत श्रृंखला, यानी कि यहां से श्रृंखला स्टार्ट हो रही है और यहां तक जा रही है, यहां से शुरुआत हो रही है, यहां तक जा रही है। इस प्रकार से ये वाली जो श्रृंखला है, ये कैसी श्रृंखला है, सतत श्रृंखला है। यदि मैं बात करना चाहूं, ये मेरी जो श्रृंखला है रेड कलर से मैंने चिन्हित की है, ये मेरी श्रृंखला कैसी है, सतत श्रृंखला है। कैसी है, सतत श्रृंखला है। और इसके अंदर जो द्वितीय कार्बन है उसके ऊपर एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है इस रूप में। तो यदि आपको ये वाला ग्रुप नजर आए तो वहां पर कौन सा पूर्व लगन लगाना है, आइसो पूर्व लगन लगाना है। यानी कि मैं कहूं इस शब्द के लिए, इस ग्रुप के लिए आपको आइसो शब्द काम में लेना है। कौन सा लेना है, आइसो शब्द है वो काम में लेना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल्स लिखा, CH3, CH, CH3, CH3, तो देखिए यहां पर ये एक सतत श्रृंखला हो गई। कौन सी हो गई, मैंने कहा ये मेरी सतत कार्बनिक श्रृंखला हो गई। अब इसके अंदर यहां से बात करूं या फिर यहां से बात करूं, एक सिरे से बात करनी है। मैंने यहां से
इस सिरे से स्टार्ट किया तो यहां से ये मेरा जो द्वितीय कार्बन है इसके ऊपर मेरे को मेथिल समूह नजर आता है। क्या नजर आता है? मेथिल समूह है वो नजर आता है इस कार्बन पर। तो यहां पर यदि ये शब्द काम लेना है तो क्या लिखोगे आप? आइसो शब्द लिखोगे। यहां पर क्या लिखा जाएगा? आइसो शब्द लिखा जाएगा। तो हमने यहां लिखा आइसो, क्या लिखेंगे? आइसो। और 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए शब्द आता है ब्यूटेन। आइसो ब्यूटेन शब्द इसका नाम हो गया। इसी प्रकार हमने यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात की तो मैंने बनाया संरचना ये बनाई CH3 CH CH3 CH2 CH3। हमने इसमें देखा कि ये हमारी सतत श्रृंखला हो गई। ये क्या हो गई? सतत श्रृंखला हो गई। और 1 और 2 जो 2 नंबर का कार्बन है इधर से बात करेंगे तो 3 पर आएगा, बट हम तो श्रृंखला के ऐसे सिरे को पकड़ते हैं जिसपे 2 नंबर कार्बन है उसके ऊपर मेथिल समूह मिल जाए। ये नहीं देखना इधर से चले इधर से चले, दोनों के बता दूंगा। अभी इसकी बात करें तो मैंने कहा 2 नंबर कार्बन पर मेथिल समूह मिल गया। क्या मिल गया? 2 नंबर पर मेथिल समूह मिल गया। इसका मतलब इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आइसो नाम लिखेंगे। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? आइसो शब्द है वो लिखेंगे। लिखने के बाद में देखेंगे इसमें कार्बन कितने हैं। हमने देखा 3 और 1 4 और 1 5 कार्बन है। कितने? 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन है। 5 के लिए जनक शब्द लिखा था, पेंट लिखा था, तो यहां पर क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। सारे के सारे एकल बॉन्ड है तो क्या हो गया? पेंटेन हो गया। अब इसी प्रकार एग्जाम्पल ऐसे लिखा मैंने CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3। अब हमने यहां पर क्या देखते हैं कि जो कार्बन है श्रृंखला, तो ये सतत श्रृंखला हो ही गई। ये वाली जो श्रृंखला है ये श्रृंखला कैसी हो गई? मेरी एक सतत श्रृंखला हो गई। श्रृंखला कैसी हो गई? सतत श्रृंखला हो गई। इसमें अब द्वितीय कार्बन यहां से देखें तो ये है, जबकि हमको तो देखना है सिरे से देखना है। इस बार इधर से देख लेते हैं 1 और 2। 2 नंबर पर क्या मिल रहा है? मेथिल ग्रुप मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मेथिल ग्रुप मिल रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो। सबसे पहले तो शब्द लगाना है, पहचान करनी है, वह क्या लगाएंगे? आइसो लगाएंगे। इसके बाद में कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हम शब्द काम में लेंगे हेक्सेन शब्द काम में लेंगे। इस प्रकार से आइसो जो पूर्व लगन होता है काम में ले सकते हैं जब हमको पता हो कि सेकेंड जो कार्बन है, द्वितीय कार्बन है श्रृंखला के, या तो हो सकता है लेफ्ट साइड से हो या फिर राइट साइड से हो, कौन सी भी दिशा से हो, उसके द्वितीय कार्बन पर मेथिल समूह उपस्थित होगा। उस कंडीशन में आइसो शब्द काम में लेना है। हो गई बात। अब यदि हम बात करें जो 3rd नंबर का पूर्व लगन है वह क्या होता है? नियो। 3rd नंबर का जो पूर्व लगन है वह क्या है? नियो। ये सेकेंड था आइसो, फर्स्ट नॉर्मल एन था। अब इसमें क्या हो जाएगा? जो द्वितीय कार्बन परमाणु है उसके ऊपर 2 मेथिल समूह उपस्थित हो जाएंगे। मैंने लिखा सतत कार्बन श्रृंखला के, सतत कार्बन श्रृंखला के द्वितीय कार्बन परमाणु पर यदि 2 मेथिल समूह है, 2 मेथिल समूह है उपस्थित हो तो नियो पूर्व लगन
नियो पूर्व लगन लगाया जाता है। नियो पूर्व लगन लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमने लिखा कार्बन 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 कार्बन। अब यहां पर यह वाला जो कार्बन है इसके ऊपर यदि दो मेथिल समूह जुड़े होंगे इस रूप में, यदि इसके ऊपर क्या होंगे, दो मेथिल समूह जुड़े होंगे, तो ये वाला जो ग्रुप है ये क्या कहलाएगा, मेरा नियो कहलाएगा। इसके लिए क्या काम में लेना है, नियो काम में लेना है। इस प्रकार से मान लो ये एक सतत श्रृंखला चल रही है, ये क्या है, सतत श्रृंखला चल रही है। उसके अंदर जो द्वितीय कार्बन है ये फर्स्ट हो गया, ये द्वितीयक हो गया। द्वितीय कार्बन पर दो मेथिल समूह है और इसके अंदर क्या मिल रहा था, द्वितीयक जो कार्बन था उसके अंदर एक आपको मेथिल समूह मिल रहा था। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमने एग्जाम्पल्स लिखा यहां पर CH3 CH3 अब देखें इस एग्जाम्पल का साधारण नाम है, सामान्य नाम है, तो हमने देखा ये हमारी क्या हो गई, एक सतत श्रृंखला हो गई। इस श्रृंखला में ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। तो जो 2 नंबर का जो कार्बन है इसके ऊपर दो मेथिल समूह नजर आते हैं। कितने समूह नजर आते हैं, 2 मेथिल समूह आते हैं। और यदि 2 मेथिल समूह आते हैं तो क्या शब्द लगाया जाता है, नियो लगाया जाता है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखा नियो, क्या लिखा, नियो। इसके बाद में जनक शब्द लिखना है तो यहाँ पर 3 और 2 5 कार्बन हो गए, तो हमने लिखा नियो पेंटेन। क्या लिखेंगे, नियो पेंटेन। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने इस प्रकार से देखा, देखिए CH3 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 CH2 CH3। तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि सतत श्रृंखला कौन सी है। तो आपने देखा ये आपकी एक सतत श्रृंखला हो गई। इसमें हमने देखा 1 2, इस कार्बन पर तो 2 हाइड्रोजन उपस्थित हैं, यानी कि इधर से बात करें, राइट साइड से बात करेंगे तो 1 and 2 नंबर पर तो 2 हाइड्रोजन है। बट लेफ्ट साइड से बात करें 1 and 2 नंबर जो कार्बन है उस पर 2 मेथिल समूह है। और यदि 2 मेथिल समूह उपस्थित होते हैं सिरे के द्वितीय कार्बन पर, तो वहां पर नियो शब्द लगाया जाता है। क्या शब्द लगाया जाता है, नियो शब्द लगाया जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो हमने कहा नियो। और जनक शब्द देखो, इसका जनक शब्द देखा तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 and 6 है। तो क्या नाम बन गया, हेक्सेन, नियो हेक्सेन। इस प्रकार से एन आइसो नियो पूर्व लगन है वो काम में लिए जाते हैं। कल बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में कि एन है वो क्या एक ही जो अणुसूत्र है उसमें लग सकता है क्या, एन आइसो एंड नियो, कितने संभावित संरचना प्राप्त होती है।